वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमजदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा। नाजरीन सामाईन, रूबी चैनल पर हर मंगल की रात कम व बेश 9 बजे ता 10 बजे आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं और पिछले कई हफ्तों से हमने मिसयूज़ ऑफ 498A पर प्रोग्राम्स चलाए। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पर। तो नाज़रीन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आज भी मौजू है और मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में दावत दी है जनाब मुफ्ती मोहम्मद साजिद हुसैन कादरी साहब को, जो कि कामिलुल हदीस वल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया हैं और बानी व नाजिम जामे अनवारुल हक़। मुफ्ती साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मुफ्ती साहब इल्म दीन की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं और साथ ही साथ क़वानीन हिंद भी ज़रूरी होते हैं, चूँकि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ के भी कुछ क़वानीन होते हैं, उस पर भी हमें जो है गौर करना होता है और उस पर जो है कारबंद होना पड़ता है। तो इस बारे में रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हुआ करते हैं जनाब एडवोकेट मोहम्मद फसीउद्दीन साहब। एडवोकेट साहब, आपका स्टूडियो में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और मैं एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के ताल्लुक से कुछ सरसरी रोशनी डालें। जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बेसिकली ऐसा कानून है जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि जैसे अगर कोई कंप्लेंट होती है डाउरी हरासमेंट की, झूठी हो या सच्ची, वो तो बाद में पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इस कंप्लेंट होने पर उसके तासुरात जो हैं, जैसे कंप्लेंट होते ही लड़के वाले अपना घर छोड़ कर चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से दूसरे इक़दाम उठाते हैं, बेल लो, ये करो, और उसके बाद जो इफ़ेक्ट होता है उसमें क्या है, लड़की का घर टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन चांसेस को कम करने के लिए और बच्चियों के घर या अज़दवाजी ज़िंदगी जुड़ी रहने के लिए ऐसे सोच के तहत एक क़ानून बनाया गया। जो ये और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे 498A वगैरह सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना सिर्फ मैरिड वुमेन बल्कि कोई भी वुमेन जो डोमेस्टिक लाइफ में जी रही है उनके लिए बनाया गया है। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं कौन है और क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी एडवोकेट साहब जी, पिछली बार आपने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा कानून है जिसके लिए मुतासिरा खातून को पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेशक सही। इस ताल्लुक से ज़रा आप और रोशनी डालिए। जैसा कि एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। जनरली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये पोस्ट क्रिएट की जाती है। जैसे अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी हो तो वहाँ पर आरडीओ ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस के पास होगी। जैसे अजला में है जो आरडीओ ऑफिस रहती, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज जिसको कहते हैं, इनमें से किसी एक एनजीओ को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि भाई आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के जैसा एक्ट करिए। इसके अंदर होता यह है, अगर किसी के साथ हिरासानी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है
अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर या डोमेस्टिक वायलेंस का बेसिक मतलब ये है कि जहनी अजियत, जिस्मानी अजियत, कोई भी किसी किस्म की अजियत या उसके रहन सहन में हो या उसकी जो क़ानूनी हक़ है, बेसिक फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके अंदर इस वजह से उसको तंग किया जा रहा है कि वो औरत है, तो फिर उसको ये रास्ते खुल जाते हैं और वो जाकर के ये इंसिडेंट की रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को देती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। आपकी इजाज़त से कॉलर शामिल करते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही हैं? जी मैं शाहीन नगर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बच्ची की शादी होके 2 साल से ज्यादा हो गया। जी 2 साल 2 महीने हो गया। जी 2 साल 2 महीने में बच्चे को 4 महीने वो लोग अपने पास रखे। जी 4 महीने हामिला होने के बाद में बच्चे को यहाँ छोड़ दिए, जिसके 20 लाख रुपए दिए गए। 4 महीने में फिर लड़की हुई। लड़की होने के बाद में फिर दामाद आके 1 साल तक मेरे साथ घर में रहे हमारे पास। जी रह के 1 साल तक मैं अपना उनका पूरा खर्चा उठाने के बाद पूरी जिम्मेदारी उठाई। उठाने के बाद फिर रमजान के बाद ये रमजान गए, तो रमजान के बाद फिर बच्चे हामिला हो गई, फिर चले गए। अच्छा चले गए। फिर अब तक उनका कोई पता नहीं है। अच्छा उनके बड़े लोगों से भी बात करे तो उनके बड़े लोगों ने भी कुछ बातें करे, उल्टा हेल्पल बकवास करने लगे। कहाँ रहते हैं ससुराल वाले? ससुराल वाले नामपल्ली में रहते हैं। जी हाँ, तो अब ये लोग आईडी ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम उनको क्या करें, खाली अभी एक वकील को ठहरा करके एक नोटिस भी दे, मतलब नोटिस के उससे कुछ करके आके अपनी बीवी के संगात अच्छा रह जाना, अपनी बीवी बच्चों के संगात बोले तो उनको कुछ भी असर नहीं हुआ नोटिस का। तो अभी बच्चे डिलीवरी में है बोल के मैं भी उसके संगात कुछ बात भी नहीं करी। अभी परसों डिलीवरी बच्चे की लड़का हुआ। अच्छा फिर वो होने के बाद मालूमात भी करे वो लोगों को, तो कोई आए नहीं देखे नहीं। जी जी तो जो आपने नोटिस भेजी थी उसकी नौयत क्या थी? नोटिस क्या भी नहीं, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बीवी के बच्चे के संगात अच्छा रह जाना, हमारे पास उससे पैसों की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। हमारे निकाह के सामने अपनी बीवी बच्चे को ले लेके मजे में रह जाना, हमारे को कुछ से कुछ आपसे शिकायत नहीं है बोल के हम ये नोटिस भी देते हैं। अच्छा वकील साहब आपने सुन लिया, कुछ पूछना है? नहीं जी जवाब। अच्छा वकील साहब ने सुन लिया है, आपका जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए। कॉल करने का शुक्रिया। जी वकील साहब। जैसा कि इन्होंने बताया कि शादी के शुरुआत में ही डिमांड की गई 1 लाख रुपए की, उसके बाद में वो लड़की को यहाँ लाकर रख दिया गया। मैं इनकी सलाहियतों की कदर करते हुए ये बात कहता हूँ कि ये कोशिश के दौरान इन्होंने अपने दामाद को अपने घर में रख लिया, जो कि मेरे हिसाब से क़ानूनी हिसाब से भी सही एडजस्टमेंट नहीं कहा जाता। बहरहाल एक एडजस्टमेंट था। 1 साल की ज़िंदगी के बाद फिर से लड़की प्रेग्नेंट हुई और वो लापता हो गए। तो इस असना में इनको एक और भी, चूँकि इनके सवाल के दौरान इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए हम नहीं चाहते हैं, एक नोटिस भिजाई गई आके अच्छा रहो करके, मतलब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की नोटिस होगी। तो एक बेहतर ये होगा कि ये फैमिली काउंसलिंग सेंटर होता है डीसीपी के अंडर में, वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस है, ये मेंटल एगनी मतलब जहनी तौर से इनको अजियत दी गई, इस ज़ुमरे में इस केस को गिना जा सकता है। और इसके बेसिस पे प्रोटेक्शन ऑफिसर जो यहाँ पर अपने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पर भी जा सकते हैं। चूँकि इनका ज्यूरिसडिक्शन रंगारेड्डी पड़ता है, शाहीन नगर, तो ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वुमेंस प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रखते हैं, वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि महिला पुलिस स्टेशन को भी अप्रोच किया जा सकता है। इनके बताने के मुताबिक इनको बेहतर होगा कि ये फैमिली काउंसलिंग सेंटर को अप्रोच करें और घर को टूटने से बचाएं। जी आपने बताया कि ये जो अपने घर में रख लिए थे ठीक नहीं था, इस तरफ आप थोड़ा मज़ीद रोशनी डालें। जी चूँकि जनरली ये होता है कि शादी के बाद क़ानूनी एतबार से बीवी की देखभाल और बीवी की पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड पे होती है। उसी हिसाब से जैसे मेंटेनेंस हम क्लेम करते हैं सेक्शन 125 CRPC के तहत, उसमें भी ये माना जाता है कि भाई सारी जिम्मेदारियां खर्चे की, मेंटेनेंस की, नान नफ़े की, ये पूरी जिम्मेदारियां हस्बैंड की होती हैं। बजाय उसके शुरुआत में इन्होंने अपने दामाद को बुला कर रख लिया और उनकी जिम्मेदारियों से आज़ादी दे दी जी। और अब चाहती हैं कि भाई वो पूरी अचानक से जिम्मेदारियां उठाए, तो ज़रा दुश्वारी होगी।
बस इसीलिए ये कहा गया कि भाई ये कानूनी एतबार से सही नहीं जी, एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं कौन है और क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो जो दामाद से तकाजे थे, जो होना चाहिए था कि वो इनकी लड़की की जिम्मेदारी उठाना चाहिए था, मगर इन्होंने उल्टा उनको अपने घर में रख लिया, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो गया है। देखते हैं कौन शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कौन जनाब? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जरा वकील साहब की आवाज बराबर नहीं आ रही, आपकी आवाज खुली है जी जरा वकील साहब की आवाज को जरा ऊंची आवाज में बात करो जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कौन साहब और कहाँ से फरमा रहे हैं जनाब? टीवी का वॉल्यूम भी ऑन था और बहरहाल इन्होंने तवज्जो दिलाई, इनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हम। काफ़ी जो है क्वालिटी पर नज़र रखते हैं हमारे नाजरीन, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी और सबके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी पे बता रहे होता है प्रोग्राम? अब ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, प्रोग्राम का नाम है हमारा मुआशरा और जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो है आज का उन्वान है। ख़वातीन अगर परेशान हैं ससुराल में या फिर खुद अपने घर में तो सवालात पूछ सकते हैं। ऐसे ही कॉल मिल गई थी शायद। तो मुफ्ती साहब की जानिब मैं बढ़ता हूँ और हमारे घर में ये जो कैफियत पैदा हो रही है, ये जुल्म की नौबत क्यों आ रही है, ज़रा आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रूबी चैनल के नाजरीन से मैं ये बताना चाहूँगा, आज के इस हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से एक फ़ोन पहले आप रिसीव कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है, कहाँ से? वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ बंद कर दी जी। हाँ। अब अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम खतीजा बेगम है जी जी। मेरे को एक मेरे फ्रेंड है, मेरे दुकान में बच्चा काम करता। अच्छा, मतलब आपकी दुकान है? बहन है, वो आके उनके वालिदा सुना रहे थे कि लड़की की शादी करे 6 महीने हुआ। तो उनके पहले से एक औरत 2 बच्चों की माँ है, उसका हस्बैंड अच्छे मतलब पढ़ा लिखा है, वो आउटडोर रहता। तो ये लड़का जो है उनके घर में रहना करना, वहीं पे उनके ताल्लुकात हो गए। तो माँ वो देख के क्या किए कि दूसरी जगह शादी कर दिए, अच्छा। गरीब लड़की बोल के शादी की। अच्छा। शादी करने के बाद हुआ ये कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, तो वो औरत का अमल दखल लड़का जाके वो लड़की के सामने, जो पहले से अफेयर चल रहा था, वो लड़की के सामने बोलने से उन्होंने क्या करे, मेरी तबीयत खराब है बोल के लेके जाके वो बच्ची का प्रेग्नेंट अबॉर्शन करा दी। तो उसके लिए अब ये लड़का गरीब है बोल के 2 तोले सोना 70,000 जोड़े को सब ले लिए। अब इन्होंने अबॉर्शन भी करा दिए, फिर लड़की के साथ अच्छे भी नहीं रहते। तो इसका क्या है इनके साथ? जी वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी, जैसा कि मैंने बताया, एक सवाल इनसे ज़रूरी है जी कि ये जो लड़की है ये बहुत बहुत शुक्रिया अगर जवाब मिलेगा। जी। आप वकील साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए। जी, ये किसके घर में रहती है लड़की? ये जो आपके साथ काम करने वाला लड़का है, वो लड़की किसके घर में रहती है? अपने ससुराल में आवाज रहती नहीं आ है? रही सर। नहीं, ये जो आपके पास काम करने वाला लड़का है, जी उसकी बहन है, ये बहन का वाकया है। अच्छा बहन का। तो ये लड़की रहती कहाँ है? लड़की मेरे घर के बिल्कुल करीब में रहती, माँ परेशान रहते बहुत। अच्छा, मायके में है या ससुराल में? मजदूरी करके, तो मजदूरी करके जी। रोज के 100-200 रुपए कमा के जोड़ के आज के दौर में 70,000 जोड़े की रकम जी और 2 तोले सोना सब कुछ देने के बावजूद जी उनके घर में आए दिन अजियतें, टेंशन ऐसा देते रहते। बच्ची को ले गए नौकरानी की तरह काम लेके वहाँ पर। जी। तो उनके लिए क्या है मशवरा? तो ये जो घर में रह रही है, ये ससुराल है या मायका है? नहीं, बड़ी मुश्किल से उनको 4 दिन के लिए भेजते, फिर वहीं रख लेते। अच्छा। और वैसे भी उनके पूरे 3 भाई और 2 बड़े भाई है ना, वो लड़के के जी। जो शादी करके ले गए, वो दोनों भी वैसे ही टाइप के है करते, अच्छा। जो लड़की को मारना और मतलब 2-2 शादियां करना, ऐसा है उनकी फितरत में। जी। तो क्या ये लड़की सेकंड वाइफ है वो लड़के की? सेकंड वाइफ नहीं होता
भी अच्छा, उनके घर में अफेयर है। जाना, रिश्ता चालू कर ली, जी, जी। ताल्लुकात बनाए तो है। पहली शादी तो इनसे ही है, लेकिन हाँ, हाँ। उनके पास नौकरी के बहाने, कोई और काम के बहाने सिलसिले उनके पास रहना, आना जाना, यानी रात दिन उनके पास रहना, कभी ड्यूटी पे मैडम के पास रह रहा हूँ बोल के उन्हीं के पास रहते वो। तो ये शादी से पहले से चल रहा है सिलसिला? हाँ, शादी से पहले से चल रहा, तो माँ देख के क्या किए कि गरीब लड़की की शादी करेंगे बोल ठीक के है, ठीक है, ऐसे शादी करके लाए। ठीक है। कुछ और पूछना चाहेंगे? ठीक है, हमने सुन लिया है, जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी वकील साहब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोसीड होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़की बीवी ही हो। लिव इन रिलेशन जिसको एक इस्तेलाह दी गई है, लिव इन रिलेशन जिसको कहते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी के जैसा आपस में भी रह रहे हैं, तो वैसी औरत भी अपने हक, अपने हुकूक तलब कर सकती है। जबकि इन्होंने बताया कि जो लड़की है गरीब लड़की है और शादीशुदा बीवी है, तो कानूनी एतबार से इनके लिए एक वाइफ को जितने राइट्स, जितने हुकूक हासिल हैं, पूरे हक मुहैया हैं। और जी। दूसरी बात है, चूँकि ये आगे बढ़ कर के कह सकती हैं, आगे अगर निकल सकती हैं, तो इनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलिए डायरेक्टली। अगर पुलिस को आप जाकर नहीं मिलना चाहती हैं और घर टूटने का वो है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलिए, वो लोग बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, फैमिली काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ने की बात होगी। अगर नहीं, मामला हद से गुजरा हुआ है और तशद्दुद से बचना चाहती हैं, तो फिर आप डीसीपी ऑफिस में भी फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ पर भी अप्रोच कर सकती हैं। कंट्रोल रूम जो है वहाँ पर भी अप्रोच कर सकती हैं। जी, इंशाल्लाह इस बारे में मुफ्ती साहब की भी राय लेंगे, मगर उससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब, जी पिछला जो केस है उस पे आप क्या फरमाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ताल्लुकात हैं बग़ैर शादी के, ये इस्लाम में सरासर हराम हैं। उस लड़के को चाहिए कि या तो उस हरकत से तौबा करे, सच्ची तौबा, या फिर उस लड़की से निकाह कर ले। हो सकता है उससे निकाह कर लिए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे इंशाअल्लाह। अब रही बात जो इसक़ात हमल की बात उन्होंने की, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये कत्ल करने के मुतरादिफ है। जी, कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। बगैर उज़्र शरई के इस हमल को साबित करना ये गुनाह कबीरा। जी। एक फ़ोन रिसीव कर जी, दीजिए। कल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहिबा कहाँ से फरमा रही हैं? मेरे दो बच्चे हैं, जी। 3 बच्चे हैं। एक मदद की में डाल रहे, एक बच्चे को चलना नहीं आता, हम्म, हमारे शोहर छोड़ के चले गए। हम्म। आप कौन कहाँ से फरमा रही हैं? मैं बच्चे क्या उम्र के? बच्चे क्या उम्र 4 साल हो रहा है, छोड़ के चले गए। जी, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, नामुकम्मल रही, इस पर हम रोशनी नहीं डाल पाएंगे। जी, अगर ये तौबा करते हैं तो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला करीम है, गुनाहों को बख्शने वाला मेहरबान है। उन पर लाजिम है कि इस तरह के गलत ताल्लुकात से अपने आप को बचाए रखें। इससे उनके दुनियावी नुकसानात भी होंगे और उखरवी तो नुकसान है ही है कि ये गुनाह कबीरा है जिसमें उन्होंने मुलव्वस है। और यही वजह होती है कि वो कोई भी अपनी घरेलू ज़िंदगी को सही सक्सेस कामयाब नहीं कर पाते। तो लिहाजा ये जो बीवी है लड़की, इसको चाहिए कि वो उसी के साथ उसके घर में ज़िंदगी बसर करे। अब ये जो कुछ भी हुआ है, अब उसको लड़के को समझाया जाए कि तुमने ये जो गुनाह का काम किया इससे तौबा करो, या फिर निकाह करके दोनों को अच्छे तरीके से हलाल रोज़ी खिलाते हुए आप उन दोनों को मेंटेन करो। अगर नहीं मानता है तो जैसे एडवोकेट साहब ने मशवरा दिया है उस तरह कानूनी कोई कदम उठाया जा सकता है। जी, और एडवोकेट साहब ने ये भी फरमाया है कि अगर वो गैर मनकुहा भी है तो उसके भी हुकूक हैं हिंदुस्तानी क़वानीन के मुताबिक। जी बेशक। जब हुकूक दे ही रहे हैं तो फिर बगैर निकाह के क्यों? देखिए, ऐसा है, जब इंडिया में कोई कानून बनता है तो वो मुस्लिम लॉ के अधीन या तहत नहीं होता। जी, इंडियन सिटीजन्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए या शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए कानून नहीं बनाया जाता। जी, देखिए, आप शरीयत के अंदर जो काम फहाश है या मना है, आप लाजमी नहीं कर सकते दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर। जी, और अगर देखा जाए तो परसेंटेज के एतबार से मुस्लिम आबादी जो है इंडिया के अंदर जी, कम है, अक़लियती को गिनती में आती है। जी, तो ये जो
लॉ जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। जी, एक कॉलर शामिल करते हैं आपकी इजाजत से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहब, मैं रशीद बात कर रहा हूँ गोलकोंडा से। जी रशीद साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, बताइए, आपकी आवाज आ रही है, आप क्या जानना चाहते हैं? साहब मैं गोलकोंडा से बात कर रहा हूँ साहब। मेरा शादी होके 1.5 साल हो गया। मेरी मिसेस क्या है सर, जुमागी हो जब से लड़ाई झगड़े करते जा रहे। आपकी कॉल तो आ चुकी है ना जनाब? हम तो सो रहे थे, सुबह में नहीं बोल के घर से भाग गए थे। अच्छा, फिर आके फिर हम 15-20 दिन के बाद घर को जाके मना के करके उनको लेके आए। फिर ऐसे इसी तरह घर से चले जाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं हमेशा। और लास्ट में तलाक होना बोल के रबूना अमल से 8वां महीना चल रहा है उनका। तो अब तलाक बोले तो जो भी दहेज में जो भी दिए जोड़े की रकम सोना वो दे देते बोले तो नहीं, पूरा शादी का खर्चा होना, बच्चे का खर्चा होना। ठीक है, ठीक है, केस डालते हैं वो डालते बोल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब देते हैं। ये शायद कॉल आ चुकी थी, तो हमने इस पर रोशनी डाल भी दी है। नहीं, जवाब हमने नहीं दिया। जी वकील साहब, आप बताइए। देखिए, इनका सवाल बड़ा कॉमन सा है। ये चाहते हैं कि उसको इनकी अहलिया को साथ रखें, मगर वो नहीं चाहती कि इनके साथ रहे। और 8वां महीना प्रेगनेंसी का है, और मैं समझता हूँ कि इनकी बातचीत उस मरहले में पहुँच गई है बड़ों के बीच कि भाई अब गुजारा नागुज़ीर है, तो चाहते हैं कि ख़त्म कर दें। अब जैसे इनका सवाल है, इन्होंने कहा भाई बच्चा है, हमल से है, लड़का हो या लड़की हो, औलाद जिम्मेदारी बाप की ही है क़ानूनी एतबार से भी। तो इनको चाहिए कि शादी में जो कुछ दिया वो रिटर्न कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना इंडियन क़ानून इसको सही मानता है कि शादी में कुछ लेन देन की जाए। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट करके है, अक्सर जब भी 498 का केस दायर होता है तो इसके सेक्शंस भी लगते हैं। ना सिर्फ लेना बल्कि देना भी इस कानून के तहत मना है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट करके आता, सेक्शन 3, 4, 5 और 6 4 सेक्शन डील करते हैं। जो ये सेक्शन कहते हैं कि देना भी मना है और शादी में किसी किस्म का जहेज लेना भी मना है। तो जो कुछ इन्होंने लिया है इनको तो चाहिए वो लौटा दें। और दूसरी बात, जो बच्चे की जिम्मेदारी है बेशक इन्हीं के ऊपर बनती है, और अगर ये चाहते हैं तो बैठ करके आपस में जो सुलह हो रहा है उसको, जो भी आपस की गुंजाइश है, जो कैपेसिटी है उसमें सही कर ले, वरना उनकी बीवी को तो हक है वो अप्रोच कर सकती हैं। एक और कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और फोन पर आवाज सुनिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। किशन बाग से बात कर रही हूँ। जी जी, हेलो आपकी आवाज आ रही है मोहतरमा, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, मेरा क्वेश्चन ये था। जल्द बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे, मेरी एज 16 है। ठीक है। तो मैं अब मैरिड कर सकती हूँ? ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते मैं रहिए। कॉलेज भी जाती हूँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब, ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जी लड़की है 16 साल की, जी शादी करना चाहती है, इस्लाम क्या कहता है? इन्होंने एक लड़का देख रखा है, 16 साल ही है, लेकिन ये इस्लामी और इस शरई नुक्ते नज़र से ये बालिगा हैं, हद बुलूग ये पार कर चुकी हैं। लिहाजा इनको शरीयत और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि लड़का अगर कुफू का है तो शादी कर सकती हैं। और इजाज़त वालिदैन की? वालिदैन की इजाज़त यहाँ देखिए, फुक़हा किराम ये फरमाते हैं, ख़ासकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है अहादीस शरीफा की रोशनी में कि लड़की जब बालिग़ हो जाती है और वो अपने पसंद से कहीं निकाह करना चाहती है तो वो
निकाह करे उसको जो है ना वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। लेकिन इमाम शाफी अगर वो लड़की नाबालिगा है यानी जो हद बुलूग को नहीं पहुंची, जो आजकल हिंदुस्तान में 12-13 साल में या 14 साल में लड़की बालिग हो, उससे पहले अगर वो निकाह कर रही है तो वालिदैन की इजाज़त और सरपरस्ती और वकालत ज़रूरी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के एतबार से देखा जाए तो लड़की को बहरहाल इजाज़त लेना है। लेकिन इंडिया का जो कानून है कि अगर कोई लीगलाइज करना है आपको तो लड़की के लिए 18 साल उम्र बताई गई है, जैसा कि वकील साहब इस बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं, और लड़के की उम्र कम से कम 22 साल बताई गई है। अगर इससे पहले शादी कर रहे हैं तो इंडिया के कानून के तहत ये शादी नहीं कहलाती। लेकिन शरीयत इस्लामिया में अगर तरफ़ैन वालिदैन की इजाज़त लेकर वालिदैन राज़ी रहकर अगर सरपरस्ती करते हुए दोनों के निकाह करवा रहे हैं और लड़की की उम्र 16 साल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, लड़की निकाह कर सकती है। जी मुफ्ती साहब, शरीयत की रूह से जी नाबालिगा का निकाह मुनक्किद हो जाता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हमारे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुज़ूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था तो आप नाबालिगा थी। जब आप बालिग हुई तब उसके बाद आपकी वदाई हुई। जी मैं अब ये वकील साहब से जानना चाहूँगा कि 16 साल की लड़की निकाह कर सकती है इंडियन कानून के मुताबिक? जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, बराबर बताया कि 18 साल लड़की के लिए उम्र है, मगर लड़के की उम्र जो है 21 साल तय की गई है, 22 साल की जगह 21 साल है। इंडियन कानून इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि भाई आप 16 साल में शादी कर लो, और ज़्यादा जनरली लव अफेयर्स में ऐसा ही होता है, बेचैनी होती है, मगर इंडियन कानून में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बीइंग इंडियन सिटीजन अगर अपने राइट्स क्लेम करना चाहती हैं तो ये 18 साल की होना ज़रूरी है। जी एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वक्फे पे जाने से पहले जी एक कॉल वसूल हुई थी। एक जनाब जानना चाहते थे कि एक खाविंद अपनी ज़ौजा को छोड़कर हैदराबाद, अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो शहर से दूर कितने अरसे रह सकता है? जी, जैसा कि इस बारे में साबिक में भी गुफ्तगू हो चुकी, जैसा कि आप हज़रात ही से इस बात का पता चला कि अगर बीवी की रजामंदी शामिल है तो इसमें कोई हद और लिमिट नहीं है। अगर बीवी राज़ी है तो वो जो है कमाई के लिए, जैसा कि आज उर्फ़ आम में एक बात मशहूर है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, कई साल के लिए जाते हैं आते हैं। अगर बीवी राज़ी नहीं है तो अज़रूर शरअ जो है मुफ्तियान इकराम की अक़वाल की रोशनी में कि 6 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। जी। और जो दूसरी बात जो आपने इब्तिदा में जो सवाल किया था कि ये तलाक, ये खुला का ये बढ़ता हुआ जो रुझान है या औरतों पे जो घरेलू तशद्दुद हो रहा है, ये जो लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है आपने पूछा था। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत जो इस्लाम की है, जो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, जो इंसान का जेवर है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि उसके अखलाक जिसके अच्छे हों, और फिर उसके बाद सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। तो जो मर्द, जो मियाँ अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, और इस बात का हुक्म है हज्जतुल वदा के मौके पर आपके हमारे प्यारे आका और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई मर्दों से कि मर्दों अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, इसलिए कि ये बीवियाँ तुम्हारे नज़दीक कैदियों की तरह हैं, इन पर जुल्म और ज़्यादती नहीं की जा सकती। और दूसरी ताकीद ये बताई गई, देखिए झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, हर घर में झगड़ा होता है। मियाँ और बीवी के झगड़े तो आज के दौर में आम हैं, और ऐसा नहीं कि अहद रिसालत में झगड़े ना हुए, उस ज़माने में भी झगड़े हुए, हर दौर में झगड़े होते रहे। तो हुक्म ये दिया गया हदीस पाक में कि जब मर्द को गुस्सा आ जाए औरत की किसी हरकत पर, तो मर्द पर यह लाजिम है कि वह सब्र करे और खामोशी इख्तियार करे, अपना गुस्सा पी जाए। और औरत को अगर गुस्सा आ जाए मर्द की किसी हरकत पर, तो औरत पर लाजिम है कि वो मर्द की उस गलती को दरगुजर करे और अपना गुस्सा पी जाए, इस बात को आगे बढ़ावा ना दे। अगर ये 2 चीज़ें मियाँ और बीवी के अंदर आ जाती हैं, अखलाक आ जाते हैं, अफ़ू और दरगुजर का मादा पैदा होता है, और एक दूसरे को समझने और लेके चलने की सलाहियत आ जाती है, तो मैं समझता हूँ वो घर सबसे बेहतरीन घर होगा इंशाअल्लाह। जी एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? हेलो।
आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये सर, ये तो हमारा सवाल ये था जी। कि जो एक लड़की है, जो उनका जो डिवोर्स नहीं हुआ अभी, तो मेरे को जो उसके मैरिज करना है, उनका सियानामा ढूंढा, तो जो सियानामा नहीं मिल रहा वहाँ पर शादी ऑफिस में गया तो उसके बगैर छोड़े की जो कैसा कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर है। आप कौन और कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं चंद्रान कैसे बोल रहा हूँ। जी जी। अब ये लड़की का मामला क्या है, जरा थोड़ा डिटेल बताएंगे? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। लड़की का मामला ये है कि उनके हस्बैंड जो पहले सही नहीं, उनके हस्बैंड जो सही नहीं थे, तो हस्बैंड को छोड़ देगी जो मेरे पास आ गए उन्होंने। अच्छा। तो जो फिर जो उनका अभी जो मैं सियानामा ढूंढा शादी ऑफिस में जाके, तो सियानामा नहीं मिल रहा, डेट लॉ बोल के बोले वो लोग, तो डेट क्या सब बहुत बार घुमा, तो उसके बाद जो उन्होंने डिवोर्स तो नहीं दिया, मैं एक पेपर पे जो है लिखा लिया था पूरा वकील के जरिए, तो डिवोर्स होता सर। जी इंशाल्लाह जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। हमारा मुआशरा जी किस तरफ जा रहा है मुफ्ती साहब? जी, अभी हमारे जो भाई ने सवाल किया चंद्रान गुट्टा से, उन्होंने कहा कि जो है एक लड़की का कहीं निकाह हुआ था, उसका शौहर सही नहीं उसकी देखभाल कर रहा था या उसके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आ रहा था, तो ये लड़की आ गई और ये साहब के पास निकाह में आ गई, तो क्या ये करना दुरुस्त है? तो शरीयत इस्लामिया की रोशनी में हरगिज़ इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जब तक पहला शौहर तलाक ना दे या खुला के पेपर्स पर दस्तखत ना करे, उस वक़्त तक ये लड़की या ये औरत दूसरे के लिए हलाल नहीं हो सकती। मैं वादा करना चाहूँगा, ये इनके पास आ गई हैं, निकाह में नहीं आई हैं, ये निकाह करना चाहते हैं। हाँ, निकाह करना चाहती हैं, और निकाह उसी वक्त हो सकता है जब तक कि खुला या तलाक बाज़ाब्ता तौर पर वाक़ई ना हो, उसका सबूत मौजूद ना हो, उसके बगैर कोई दूसरा उससे निकाह नहीं कर सकता। जी। चाहिए कि वो जो शौहर को पहले लाएं, जो छोड़कर चला गया कहाँ है, जहाँ भी है उसे लाएं और ला करके मसला समझाएं, वो अपनी मर्जी से तलाक दे दे, उसके बाद ये औरत इद्दत गुजारे, तलाक की इद्दत 3 महीने 10 दिन गुजारे, उसके बाद ये किसी और के लिए ये हलाल हो सकती है। जी, 3 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना ज़रूरी है, लाजिम, वरना जल्दबाजी में जो है निकाह कर लिया तो वो निकाह मुनक्किद ही नहीं होता। जी। और ये जो मामला है हस्बैंड से नाइत्तेफाकी है। जी हाँ, ये अपने मायके भी जा सकती थी। हाँ, ये एक गैर मर्द के पास आकर ठहरी हुई है। हाँ, इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगे? नहीं तो देखिए, उन्होंने गैर मर्द के पास आई हैं तो क्यों आई हैं? या तो उसके माँ बाप नहीं होंगे, या कोई उसका भाई नहीं होगा, या उसकी कोई बहन नहीं होगी, या उसका घर ही नहीं होगा, इस वजह से किसी को सहारा बना के आई होगी। या तो एक वजह ये हो सकती है जी, या वो औरत जो है उसकी चाल चलन सही नहीं होंगे जो अपने शौहर को छोड़ दी, या उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया, या अपने माँ बाप के पास ठहरे बगैर ये किसी गैर मर्द के पास आ गई। जी। तो यही वजह हो सकती है। तो ऐसी औरत पर तौबा लाजिम है कि किसी भी गैर मर्द के पास वो जाने से पहले वो अपने माँ बाप के पास जाए, बड़ों में इस मसले को रखे, इसका हल पहले निकलवाए, उसके बाद कहीं दूसरी जगह उस निकाह करे। मुफ्ती साहब, कहीं ऐसा भी होता है जी कि निकाह में दे दिया जी, उसके बाद मायके वाले अपनी जिम्मेदारी से जो है बरी हो जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि अब तुमको हमने निकाह करके दे दिया है। हाँ। अब जो भी है तुम और तुम्हारा घर। हाँ। ऐसे में हाँ। अगर शौहर जालिम निकलता है, अच्छा, तो मायके वाले तो साथ देने से रहे जी, वो आने भी नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत में क्या वो जा सकती है गैर मर्द के पास? नहीं, तो गैर मर्द के पास जाने की किसी भी हाल में शरीयत इजाज़त नहीं देती। जी। माँ बाप ही हैं, ये कहने के बावजूद भी उसे चाहिए कि अपने माँ बाप ही के पास आए। अगर उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो ऐसा तो बहुत कम होता है जी, तो शरीयत इजाज़त नहीं देती। हाँ, गैर मर्द के पास जाए, जैसा कि अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, या पंचायत बिठाए, या जिम्मेदारान के पास जाए, या जिनसे उम्मीद है इंसाफ मिलने की, वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटा सकती है। वो हालत मतलब उसमें रह के, नकाब में रह के या पर्दे में रह के अपने आप को कहीं भी पहुँचा सकती है इंसाफ की तलाश में। हुदूद शरा में रह के उसको इजाज़त है कि माँ बाप अगर मुआविन नहीं है तो कहीं भी जाके वो इआनत ले सकती है, हुदूद शरा में रह के, बगैर कोई गलत कदम उठाएगी वो इंसाफ मांग सकती है। जैसा कि अदालत जाती है, ज़ाहिर अदालत में सब गैर लोग ही होते हैं, जज गैर महरम होता है, वकील गैर महरम होता है,
تو यहाँ जैसे जा सकती है वो तो जा सकती है, हुदूद शरा में रह के, पर्दे में रह के वो इंसाफ मांगने जा सकती है। जी वकील साहब, आप इस तरफ कुछ रोशनी डालिए। जी, अगर देखा जाए क़ानूनी एतबार से तो अगर एक मजबूर औरत की कोई मदद करता है तो इसमें कोई ख़बाहत नहीं है। क़ानूनी एतबार से एक परेशान है, मगर क़ानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, इंडियन मुस्लिम लॉ भी इसकी इजाज़त नहीं देता, इंडियन लॉ भी इजाज़त नहीं देता कि एक निके में रहते हुए दूसरे के साथ आप रहें या फिर एक निके में रहते हुए दूसरे के साथ शादी करें। जी देखिए, आईपीसी की 2 स्पेसिफिक सेक्शंस है। आईपीसी 494 है जिसको बाइगमी कहा जाता है। इन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ वन ऑफ द स्पाउस अनदर स्पाउस कैनॉट मैरी अनदर पर्सन, मतलब एक शादीशुदा जोड़े में या हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड वाइफ के जिंदा रहते या शादी के जिंदा रहते दूसरे से शादी नहीं कर सकते, ये मना है और इसकी पनिशमेंट है। दूसरा है अडल्ट्री, 497 सेक्शन है आईपीसी का। अडल्ट्री इसको कहा जाएगा कि भाई एक के निकाह में रहते हुए दूसरे के साथ मुबाशरत करती हो या गलत काम करती हो, तो इसी सूरत में भी इसको इजाज़त नहीं है। अब जैसे कि इन्होंने दौरान सवाल कहा है, भाई ये डिवोर्स लेना चाहती है और मेरे पास पनाह गुज़ीन है और इनके हस्बैंड जालिम हैं, तो पहले ये डिवोर्स ले और पूरे तरीके से। और दौरान सवाल इन्होंने कहा, मैं वकील साहब के पास जा कर के एक पेपर लिखा लिया था, तो किसी वकील को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी का डिवोर्स करा दे। मुस्लिम्स अगर हैं तो काजी साहब के पास जाइए। और दूसरी बात इन्होंने ख़तई नहीं बताई कि भाई कितने अरसे से ये अपने हस्बैंड से जुदा हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है, बहुत ज़रूरी नुक्ता है कि शरई एतबार से या क़ानूनी एतबार से जो लिमिटेड पीरियड है डेजर्शन का, मजबूर होकर के दूर रह रही हैं, अगर 2 साल से ज़्यादा हैं तो अदालत को जाकर के सीधा एक पिटीशन डाल सकते हैं, मेरी मैरिज को डिसॉल्व डिक्लेयर कर दीजिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। फिर रास्ता खुल गया। बावजूद नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के फिर इनको जहाँ से रिश्ता टूटेगा, जैसे और एक शर्त है और एक इजाज़त है कि फस्ख निकाह जिसको कहते हैं, कुछ अरसे के बाद अगर बिना इजाज़त हस्बैंड और वाइफ दूर रहते हैं और लड़ाई के बिना पर या किसी भी वजह से, तो एक मुद्दत के बाद निकाह फस्ख हो जाता है। बिना डिवोर्स के भी उस मुद्दत के बाद जो दूसरा निकाह कर सकते हैं, मगर वो फस्ख निकाह के लिए भी शरई तौर से इस्लामिक शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि आपकी मैरिज नल एंड वॉइड हो गई। ये काजी साहब भी करते हैं, मुफ्तियाँ इकराम भी करते हैं। इसके बारे में इनको चाहिए मालूम करें, चूँकि इन्होंने बताया था उनके हस्बैंड का पता नहीं है, अगर होगा भी वो सताने के लिए। देखिए, मैं एक कुरान की आयत की तरफ अगर आपकी इजाज़त है तो रोशनी डालूंगा, जिसके तहत ये कहा गया कुरान के अंदर कि जबरन या ज़बरदस्ती किसी को निकाह में बना के मत रखिए जबकि साथ नहीं रहते हैं, या जुल्म करने के एतबार से या ज़ोर के एतबार से इसको मत बना के रखिए जोड़े में। ये हुक्म है इस कुरान के अंदर, जहाँ पर ये वाइफ और हस्बैंड के राइट्स डिस्कस किए गए हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इनको चाहिए कि भाई ये सही डायरेक्शन में जाएं ताकि आखिरत और दुनिया दोनों में भी इनको नुकसान ना पहुँचे। बेशक। तो नाज़रीन, अब वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मैं हमारे दोनों अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। इंशाअल्लाह अगले मंगल की रात आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।